हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसको हम करने वाले हैं किसके पैटर्न के, एनसीईआरटी के जो पैटर्न है उसके बेस पे। अब यहाँ पे जो हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या है, मतलब हम ये समझते हैं कि जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, थोड़ा सा वो पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। सत्ता के लिए नए केंद्रों के अभियान उन देशों और संगठनों से जो भविष्य में जाकर महाशक्ति बन सकती हैं। सत्ता मतलब होता है यहाँ पे जो रूल कर सके, आगे आने वाले समय में जो महाशक्ति बन के उभरे वो। वर्तमान में अगर इस विश्व में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, कौन कौन से देश हैं या कौन कौन से संगठन है। पहला यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, फिर आता है चीन आ गया, जापान आ गया, भारत आ गया, इजराइल हो गया, रूस हो गया। तो ये ऐसे हैं, ऐसे देश या संगठन है जो आने वाले समय में महाशक्ति बनकर उभर सकते हैं। अब हम आते हैं यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ के बारे में समझेंगे, यूरोपीय संघ है क्या, उसका कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या कार्य हैं उसके, क्या भविष्य में वो बन सकती है, तो उससे क्या क्या रीजन है, जिससे हम ये कह रहे हैं कि जो यूरोपीय संघ है आने वाले समय में एक वैकल्पिक सत्ता के वैकल्पिक क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। यूरोपीय विश्व युद्ध में सबसे पहले सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था, यूरोप हुआ था। अगर बात करते हैं जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय में सबसे ज्यादा जिसको नुकसान हुआ था वो कौन था, यूरोपीय संघ था। इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों ने अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। इसी सुधार प्रक्रिया में यूरोप ने अपने यूरोपीय देशों की मदद की, यूरोपीय संघ का गठन हुआ। अब यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ वो थोड़ा सा हम देखते हैं। तो किस योजना के अनुसार यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, मार्शल योजना। 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना बनाई गई, जिसमें इसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ, 1949 में किया गया। अब 1949 में 57 में यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिस्ट की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1992, यानी कि 1992 में जाके जो यूरोपीय संघ हुआ वो जाके बना है। अब यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या है, पहला है तेजी से आर्थिक विकास करना चाहते हैं, मतलब वो फास्ट ही अपना जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से करना चाहते हैं। आपसी सहयोग, जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हैं वो आपस में सहयोग बना के रखना चाहते हैं। और समान विदेश नीति, जो उनकी विदेश नीति है वो सेम रखना चाहते हैं, कोई भी उसमें विदेश नीति में परिवर्तन नहीं रखना चाहते हैं। विदेश नीति सभी सब यूरोपीय देश हैं उन सबकी जो विदेश नीति है वो क्या हो, सेम हो, समान हो। अब हम आते हैं कि यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है। ऐसा क्या विशेषता है कि आने वाले समय में ये एक तरह से महाशक्ति बन के उभर सकती है। तो विशेषता हम देखते हैं संगठन के रूप में, अगर हम देखते हैं विशेषता क्या है, पहला इनकी आर्थिक और राजनीतिक जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा है। दूसरा है विशाल राष्ट्र राज्य है, जिनका देश है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत विशाल है। इनका अपना एक झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस भी है जो कब आता है, 9 मई को आता है। इनकी खुद की मुद्रा है जिसका नाम क्या है, यूरो नाम है। क्या है, यूरो नाम है। जो इनकी मुद्रा है वो सभी देशों में एक ही मुद्रा चलती है, ये यूरो है। अब आते हैं 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना संविधान भी बनाने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं रहा। इन्होंने कोशिश करा था कि हम अपना एक संगठित संविधान बनाएं, बट ये एक तरह से असफल रहा। अब यूरोपीय संघ का झंडा, यूरोपीय संघ का जब भी आप ध्वज देखो, झंडा देखोगे तो वहां पे आपको प्रतीक मिलेगा। इसमें ध्वज, इसमें नीले रंग का 12 स्वर्ण सितारे का एक चक्र है। क्या है, नीले रंग का जो स्वर्ण सितारे हैं वो है। फिर यूरोपीय संघ के लोगों के बीच में एकता, एकजुटता को दर्शाता है। क्या दिखाता है, एकता दिखाता है, एकजुटता दिखाता है, इन सबको दिखाता है ये अपने झंडे में। अब यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है, उसमें जो विशेषता की बात हुई, जो यूरोपीय संघ क्या संघ की विशेषता क्या है। पहले आर्थिक विशेषता अगर हम बात करते हैं, 2005 में विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बने, यूरोपीय संघ। यूरो डॉलर के लिए खतरा, जो अगर आने वाले समय में हम देख रहे हैं जो यूरो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, जो कि डॉलर के लिए खतरा बन के सामने आ सकता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 12,000 अरब डॉलर से भी इनका ज्यादा है। और विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा इसका हिस्सा। अगर विश्व व्यापार में बात करते हैं तो अमेरिका जितनी वैल्यू रखता है उससे 3 गुना ज्यादा वैल्यू किसकी है, यूरोपीय संघ की है। अब हम बात करते हैं सैन्य विशेषताएं इनकी क्या है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, यूरोपीय संघ के पास है। अब वो 2 सदस्य जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनके पास क्या है, हथियार है, परमाणु हथियार है। 2 सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता एवं जिसे हम वीटो पावर भी कहते हैं वो भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अपने आप को अलग कर दिया था। अब हम आते हैं आसियान क्या है, आसियान के बारे में देखते हैं। ये भी आने वाले समय में अपने आप को महाशक्ति बना के रख सकता है। अब आसियान क्या है, जिसे आसियान है,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंग्लिश में, और हिंदी में अगर इसको हम कहें तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसका जो स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था। किसके बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर के थ्रू इसका एक तरह से स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक देश कौन थे? पहला है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। बाद में भी बहुत देश इसमें शामिल है। ब्रुनेई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया। ये देश में धीरे धीरे करके अपने आप को शामिल करने लगे। अब जो आसियान का झंडा है उसमें की अगर हम विशेषता देखते हैं तो क्या क्या विशेषता है? बीच में 10 जो आसियान का झंडा उसमें बीच में 10 बालियाँ हैं को दिखाया गया। आसियान के जो 10 बालियाँ हैं वो आसियान के 10 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। नीला रंग किसको दिखाता है? शांति को, स्थिरता का प्रतीक बताता है। लाल साहस और गतिशीलता को दिखाता है। सफ़ेद शुद्धता को दिखाता है और पीला समृद्धि का प्रतीक है। अब आसियान जो है उसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है जो इनका उद्देश्य, पहला उद्देश्य है। आर्थिक विकास को तेज करना दूसरा उद्देश्य है। कानूनी व्यवस्था और शासन व्यवस्था को सुधारना तीसरा उद्देश्य। चौथा है शांति को बढ़ावा देना। आपस में चाहते हैं कि जो शांति है उसको हम बढ़ावा दें। अब आसियान का जो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय है वो 3 स्तंभ है। अब आसियान ने अपने 3 स्तंभ रखे हैं, वो हम देखते हैं। आसियान द्वारा संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 2003 में 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया। इन्हें आसियान 3 स्तंभ भी कहता है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अब आसियान का ये 3 स्तंभ हैं वो क्या क्या बताते हैं, उनकी विशेषता क्या है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। पहला है आसियान सामाजिक। अब हम देखते हैं आसियान के जो 3 स्तंभ है। आसियान सुरक्षा समुदाय, इसका कार्य क्या है? तो पहला सदस्यों के बीच में विवादों को सुलझाना, दूसरा है शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। अब आसियान का जो आर्थिक समुदाय है उसका कार्य क्या है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसका कार्य है आर्थिक समुदाय का साझा व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक विवाद जो है उनको आपस में सुलझाना, बैठ के आपस में सुलझाना। जो आर्थिक जो भी विवाद इनके आर्थिक विवाद में आपस में मिलकर बैठ कर उसको सुलझाना, ये है इनका। अब हम आते हैं आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय क्या है। ये इसका कार्य है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ावा देना। अब आसियान ने अपना एक विज़न रखा है, विज़न 2020। तो विज़न आसियान का जो विज़न है, विज़न 2020, आसियान विज़न 2020 द्वारा 2020 तक निर्धारित किए गए लक्ष्यों को सूचित करना चाहता है। 2020 तक आसियान विश्व में बहुमुखी भूमिका निभाना चाहता है, पहला। तो दूसरा है सभी आपसी विवादों को समाधान करके बातचीत से करना चाहते हैं। और आसियान का ये मुख्य विजन 3 है कि वो अपने जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान को आपस में बातचीत के द्वारा वो सुलझाना चाहता है। अब आसियान शैली से हम क्या तात्पर्य? आसियान के विकास करने के तरीकों को आसियान शैली कहा जाता है। आसियान जो अपना विकास करने की जो उसकी शैली है, जो प्रक्रिया है, उसको आसियान अपना एक तरीका जो है उसको आसियान शैली नाम दिया गया है। इसके सहयोग और मेल मिलाप द्वारा विकास करने के विश्व में सामने नया उदाहरण पेश किया है। इस सहयोगात्मक और टकराव रहित विकास के तरीकों को ही आसियान शैली कहते हैं। इसी तरीके द्वारा भी आसियान सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बन चुका है। अब हम आते हैं आसियान और भारत का सहयोग कहाँ रहा है। अब शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बाद में के समय में भारत ने आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारे और व्यापार के बढ़ावा करने की कोशिश किया। मतलब अब भारत ने व्यापार करना शुरू किया किसके साथ? आसियान के देशों के साथ। 1991 में भारत द्वारा पूर्व चलो की नीति को अपनाया और पूर्वी एशियाई देशों से संबंध अच्छे करने के प्रयास किए। भारत ने 2 आसियान देशों सिंगापुर, थाईलैंड से मुक्त व्यापार समझौता किया। साथ ही साथ भारत आसियान से भी मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा है। आसियान चाहता है कि जो भी आसियान देश हैं उनसे मुक्त व्यापार समझौता करने से फ्री ट्रेड एक तरह से होगा। अब हम बात करते हैं चीन, जो अभी हम देख सकते हैं एक तरह से चीन में औद्योगिक क्रांति चल रही है। चीन अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करते जा रहा है।
वहाँ पे उद्योग बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, वहाँ पे जो प्रगति है वो बहुत तेज़ी से चीन अपना आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ग्रोथ करते जा रहा है। अब चीन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। चीन की शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना की गई। चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग रख दिया था। चीन ने सरकार के नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया और विदेशी मुद्रा में कमी होने के कारण विदेशों से तकनीकी सामान मंगवाना मुश्किल था, इसलिए चीन ने सभी चीज़ों को उत्पादन देश के अंदर ही करने की कोशिश की। चीन के पास विदेशी मुद्रा उतना ज़्यादा नहीं था, तो चीन ने सोचा कि हम दूसरे देशों से क्यों मंगाएं, हम खुद ही उन सब चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। तो अब आते हैं अर्थव्यवस्था को खोलना। चीन ने अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की बजाय योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था में बदलाव किया। 1972 में पहली बार चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए। इसके एक साल बाद यानी 1973 में उस समय के चीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विकास और प्रौद्योगिकी के विकास का प्रस्ताव रखा। 1978 में चीन के प्रधानमंत्री देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति को लाए। अब आते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था के खोलने के बाद क्या परिणाम हुआ चीन का, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अर्थव्यवस्था खोलने के बाद 1982 में खेती को धीरे निजीकरण कर दिया। 1988 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया और सीज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चीन शामिल हो गया। इसी प्रक्रिया को चीन का उत्थान भी कहा जाता है। ये जो भी चीज़ें चीन ने करी हैं अर्थव्यवस्था खोलने के बाद, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सीज हो गया, WTO में जब चीन ज्वाइन हुआ, इसी सारी प्रक्रिया को चीन क्या कहता है? चीन का उत्थान भी कहा जाता है। चीन की नई आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आई चीन में। कृषि के निजीकरण की वजह से किसानों की आय बढ़ी। चीन में विदेशी निवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ी और चीन दूसरे देशों से निवेश करना आरंभ कर देता है। चीन विश्व में आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। भारत और चीन के संबंध क्या हैं और समस्याएं क्या हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। तो पहला जो भारत और चीन में समस्या है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 1962 में चीन और भारत का पहला युद्ध हुआ जिसमें भारत हार गया। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद लेकर मतलब हर समय चीन कहता रहता है कि जो जम्मू कश्मीर के कुछ विवादित क्षेत्र हैं जो चीन अपने आप को अपना हक जताना चाहता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों पर चीन अपना हक जताना चाहता है। अब आते हैं तिब्बत पर चीन का कब्जा, तीसरा मुद्दा। भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना भी एक तरह से मुद्दा माना जाता है कि जो तिब्बत के 14वें गुरु हैं, धर्म गुरु हैं दलाई लामा ने भारत में जो शरण लिया था उसको बहुत विवादित मानता है चीन और उस वजह से भी नाराज़ है चीन। अब आते हैं चीन के साथ जो सुधार हैं, हमने क्या क्या प्रयास किए हैं कि चीन के साथ जो रिश्ते हैं हमारे थोड़े सुधार बने। तो पहला पंचशील समझौता हो गया, जब चीन उससे भारत और चीन ने आपस में पंचशील समझौता किया था। 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की गई। 1988 में राजीव गांधी ने चीन दौरा किया और संबंध में कुछ सुधार आए और आर्थिक सहयोग बढ़ा और व्यापार में भी वृद्धि धीरे धीरे हुई है। अब आते हैं आने वाले समय में जो नया संगठन है जो बन सकता है महाशक्ति, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स संगठन है जिसमें 5 देश हैं। पहला है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इनके बीच में व्यापार, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कारण। थोड़े दिन का जो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका वो भी इसमें शामिल हो गया था। अब हम आते हैं ब्रिक्स को बनाए जाने के कारण क्या थे। वर्तमान में विश्व में उपस्थित लगभग सभी बड़े संगठनों जैसे कि वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, IMF पर बात करते हैं, इन पे किसका वर्चस्व है? अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का प्रभाव है। इसी वजह से ऐसे संगठन को बनाया गया जिसमें द्वारा विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एक साथ लाया जा सके और उनके बीच में सहयोग स्थापित किया जा सके। ऐसी लगभग क्योंकि कोई भी भविष्य में यह सभी अर्थव्यवस्था विकसित देशों से को टक्कर दे सकती हैं, इसलिए इनका साथ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ब्रिक्स संगठन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स संगठन समय में इसका नाम ब्रिक्स था, जिससे गठन के समय इस संगठन का नाम क्या पड़ा? ब्रिक्स था, जिसे इसके सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर को लेके बनाया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसको ब्रिक कहते थे।
2010 में जब दक्षिण अफ्रीका संगठन में शामिल हुए तो उसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिक्स। तो पहले क्या था, ब्रिक था, जब 4 देश इसमें शामिल थे। कौन, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, भारत हो गया और रशिया हो गया। लेकिन उसके बाद इसमें शामिल होता है कौन, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से एस लेते हैं तो वो बन जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में रूस में हुई थी और ब्रिक्स को बनाने का सुझाव ब्रिटेन ने एक अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा दिया गया था। इसके बारे में चर्चा 2006 में रूस में ही शुरू हो गया था। इसका गठन 2009 में किया गया। गठन के समय इसमें 4 देश शामिल थे, इसे ब्रिक कहते थे। और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो उसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिक्स से पड़ गया। अब इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो पहला ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय और संघाई चीन में है, संघाई है चीन में, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स किस उद्देश्य से बनाया गया था, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। यूएन की सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग को बढ़ावा देने के लिए पहला, और व्यापार, जलवायु परिवर्तन संबंधों को मुद्दे पर आपसी सहयोग। तीसरा है आयात निर्यात को सरल बनाना। चौथा है आपसी सहयोग द्वारा विकास की गति देना, मतलब आपसी सहयोग द्वारा विकास की गति को तेज करना है। पांचवा है हमारा आपसी राजनीतिक सहयोग स्थापित करना और एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। साझा चुनौतियों का मिलजुल कर समाधान करने के प्रयास भी हैं। जो ब्रिक्स सम्मेलन है का पहला सम्मेलन कब हुआ था, 16 जून 2009 को तरीन रूस में हुआ था। इस सम्मेलन में 4 देश शामिल हुए थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका नहीं था, इसलिए ब्रिक्स का सदस्य नहीं था। दूसरा सम्मेलन हुआ था 2010 में जब ब्राज़ील में हुआ था। इसी सम्मेलन के दौरान साउथ अफ्रीका को यानी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में सम्मेलन में शामिल किया गया। ब्रिक्स का जो तीसरा सम्मेलन कब हुआ था, 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुआ था, जिस ब्रिक से बदलकर ब्रिक्स रखा गया। और 2020 में इसका सम्मेलन रूस में प्रस्तावित है। बात करते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, ब्रिक्स ने सभी देशों ने मिलकर 2014 में एक बैंक बनाया जिसका नाम पड़ा एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब एनडीपी का गठन क्यों हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। भारत द्वारा ब्रिक्स के देशों में एक बैंक बनाने का सुझाव दिया गया, जिसका गठन 2014 में इन देशों द्वारा किया गया। इसका नाम पड़ा एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है। इसका मुख्यालय संघाई में है। क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में है। जो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है केवी कायम और एक भारतीय भी हैं। इस बैंक की कुल पूंजी $100 बिलियन है, जिसमें से $41 बिलियन चीन के, $18 बिलियन भारत के, ब्राज़ील और रूस के साथ रूस और $5 बिलियन दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है। अब एनडीपी बैंक के कार्य क्या हैं? यह बैंक सदस्य देशों को आसान किस्तों का लोन देता है। जो सदस्य देश हैं उनको कोई लोन अगर चाहिए तो बड़े आसान से किस्तों में देता है। सदस्य देशों को आर्थिक सुझाव देता है। और तीसरा, सदस्य देशों की तकनीकी प्राप्त करने में सहायता करता है। अब ब्रिक्स की विशेषता क्या है, खूबी क्या है, हम कह सकते हैं विशेषता क्या है जो ब्रिक्स के सदस्य हैं उनमें आपस में, जो ब्रिक्स हैं उसकी विशेषता क्या है। ब्रिक्स देशों में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। यानी कि बात करते हैं चीन हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, इनकी जो जनसंख्या है विश्व की 40% जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो इन्हीं 5 देशों में रहती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में कौन है, 2, एक तो भारत हो गया, दूसरा चीन हो गया। विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस विश्व का सदस्य बन गया। मतलब जो ब्रिक्स है उसका जो सदस्य रूस है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। रूस को छोड़कर बाकी सभी देश विकासशील हैं। रूस क्या है, विकसित देश है, जबकि बाकी देश क्या है, विकासशील हैं। भारत और चीन उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे आ रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक सभी समूह अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। और इसकी जीडीपी पूरे विश्व की लगभग 23% जो जीडीपी है इन्हीं 5 देशों के पास है। और पूरे विश्व का लगभग 27% जो क्षेत्रफल है इन संगठन के देशों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति का हम देखें तो ब्रिक्स अपने कार्यों को करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका, इसलिए इसको ब्रिक्स के देशों के बीच कुछ आपसी मतभेद जैसे हैं।
भारत चीन विवाद अगर हम देखते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीओके की सीमा पर चीन द्वारा सड़क पर निर्माण करना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेपाल और भारत का सीमा पर चीन का हस्तक्षेप, ये भी जो भारत और चीन है आप ब्रिक्स के सदस्य हैं, प्लस इनके आपसी विवाद ब्रिक्स के सफलता में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इजराइल की बात करते हैं। तो ये जो इजराइल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अभी आज जो इतना टॉपिक है ब्रिक्स तक ही रखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बाकी आपको टॉपिक क्लियर करा देंगे। थैंक यू।